डियर स्टूडेंट्स, हमने फोटोकेमिस्ट्री में किसी प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया की क्वांटम लब्धि, क्वांटम यील्ड या क्वांटम एफिशिएंसी क्या होती है के बारे में अध्ययन किया था। हमने ये भी देखा था कि प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं में क्वांटम लब्धि के मान अलग अलग प्राप्त होते हैं। किसी में इसके मान उच्च प्राप्त होते हैं, किसी में इनके मान कम प्राप्त होते हैं, किसी में बहुत ही कम, एक से भी कम पाए जाते हैं। और इन क्वांटम लब्धि के ये जो विविधता है मान के अंदर, इसके क्या रीज़न हो सकते हैं, क्या कारण हो सकते हैं, उसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। और ऐसे कौन से कारक हैं जो क्वांटम यील्ड को प्रभावित करते हैं। व्हाट आर द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग क्वांटम यील्ड ऑफ अ फोटोकेमिकल रिएक्शन, इसके बारे में भी आज हम अध्ययन करेंगे। जैसा कि हमने देखा था कि किसी प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया की क्वांटम लब्धि निश्चित समय में अभिक्रिया करने वाले अणुओं की संख्या और उसी समय में अवशोषित प्रकाश के क्वांटम की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। क्वांटम लब्धि के आधार पर हम प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट, वे फोटोकेमिकल रिएक्शंस, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया जिनमें क्वांटम यील्ड का मान लघु पूर्णांक यानी 1-2 के आसपास होता है। Those photochemical reaction in which the quantum yield is low integer, that is 1, 2, etc. Second type of photochemical reactions in which the quantum yield obtained is found to be less than 1, जिसमें क्वांटम लब्धि का मान जो है वो 1 से कम प्राप्त होता है। इसी प्रकार तीसरे प्रकार की प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें क्वांटम लब्धि, क्वांटम यील्ड का मान जो है वो बहुत हाई होता है, उच्च प्राप्त होता है। क्वांटम लब्धि के जो मान है और उसमें जो इंसिडेंट रेडिएशन है, उसकी वेवलेंथ तरंग दैर्ध्य के अनुसार हमने कुछ रिएक्शंस को यहाँ पर सारणीबद्ध किया है, टेबल में लिखा है, यहाँ टेबुलेट किया है। क्वांटम यील्ड, जिन फोटोकेमिकल रिएक्शन की क्वांटम यील्ड लो इंटीजर होती है, जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ देख सकते हैं कि SO2 की जब रिएक्शन Cl2 के साथ कराई जाती है तो SO2Cl2 बनता है। यहाँ पर इंसिडेंट रेडिएशन की जो वेवलेंथ है वो 420 nm है और इस अभिक्रिया की क्वांटम यील्ड 1 प्राप्त होती है। दूसरी अभिक्रिया यदि हम देखें तो HI का डिकम्पोजिशन है, जो H2 और I2 में वियोजित हो जाता है और इसकी जो वेवलेंथ है वो है 207 से लेकर 280 nm तक और यहाँ क्वांटम यील्ड का जो मान है वो 2 के आसपास प्राप्त होता है। इसी प्रकार यदि हम HBr का डिकम्पोजिशन देखें इन H2NBr2, तो इसकी भी इंसिडेंट रेडिएशन की जो वेवलेंथ है वो 207 से 253 nm तक है और यहाँ पर क्वांटम यील्ड की जो वैल्यू है वो हमको 2 प्राप्त होती है। इसी प्रकार जब ऑक्सीजन ओजोन के अंदर कन्वर्ट होता है तो ये 170 to 190 nm के आसपास इसके इंसिडेंट रेडिएशन की वेवलेंथ होती है और इसकी जो क्वांटम यील्ड है वो 3 के आसपास प्राप्त होती है। Those photochemical reaction in which the quantum yield, the value of quantum yield obtained is very high. For example, H2 and Cl2, when they form HCl, then the wavelength of incident radiation is 400 nm and quantum yield, the value of quantum yield comes out to be of the order of 10 to the power 4 to 10 to the power 6. Then when CO reacts with Cl2 तो CO Cl2 का निर्माण होता है और इसकी जो वेवलेंथ है वो 400 से 436 nm तक इंसिडेंट रेडिएशन की वेवलेंथ रहती है और यहाँ पर जो क्वांटम यील्ड की वैल्यू है वो 10 to the power 3 के आसपास प्राप्त होती है। इसी प्रकार वे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्वांटम लब्धि का मान कम प्राप्त होता है। फॉर एग्जाम्पल जब हाइड्रोजन और ब्रोमीन कंबाइन होते हैं तो HBr बनता है और इसमें जो वेवलेंथ है इंसिडेंट रेडिएशन की वो है 510 nm और यहाँ पर क्वांटम लब्धि का मान बहुत ही कम प्राप्त होता है 0.01। इसी प्रकार जब मैलिक एसिड फ्यूमेरिक एसिड के अंदर कन्वर्ट होता है तो यहाँ इंसिडेंट जो रेडिएशन है इसकी वेवलेंथ है 200 to 280 nm और यहाँ पर जो क्वांटम लब्धि का मान प्राप्त होता है वो बहुत ही कम 0.04 प्राप्त होता है। Now, according to the variance in values of quantum yield of a photochemical reaction, Bodenstein explained two kinds of processes.
जो प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं की क्वांटम लब्धि के मानों में जो विविधताएं हमको मिलती हैं, उसी के अनुसार बोर्डनस्टाइन ने दो प्रकार के प्रक्रम को डिफाइन किया था। पहला तो है प्राइमरी प्रोसेस, प्राथमिक प्रक्रम, और दूसरा है द्वितीयक प्रक्रम, सेकेंडरी प्रोसेस। प्राइमरी प्रोसेस में जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के अंदर, वो एक क्वांटम एब्जॉर्ब करता है। जब वो एक क्वांटम एब्जॉर्ब करता है तो उस स्थिति के अंदर ये ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट यानी मूल अवस्था से अपने उत्तेजित अवस्था प्राप्त कर लेता है। और ये जो उत्तेजित अवस्था है ये अन्य मॉलिक्यूल के साथ भी रिएक्ट कर सकता है, और यह यहाँ पर ये संभावना भी है कि ये एटम, परमाणु या कोई मुक्त मूलक बना ले। यहाँ पर यह भी संभावना है कि जब ए बी एक फोटोन को, एक क्वांटम को एब्जॉर्ब करेगा, तो ये ए स्टार और बी स्टार, जिसको हम मुक्त मूलक की श्रेणी में मानते हैं, इनकी फॉर्मेशन हो जाए। दूसरे प्रकार का प्रक्रम है सेकेंडरी प्रोसेस। सेकेंडरी प्रोसेस के अंदर जो एक्साइटेड स्टेट फ्री रेडिकल या मॉलिक्यूल या एटम जिस भी स्टेट के अंदर अभिकारक के अणु हमें प्राप्त होते हैं, वो फाइनली प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं। सेकेंडरी प्रोसेस में अकर इन डार्क या अंधेरे में संपन्न हो जाता है। एटम और फ्री रेडिकल में स्टार्ट द चेन रिएक्शन। जो प्राइमरी प्रक्रम के अंदर जो परमाणु या फ्री रेडिकल बनते हैं, मुक्त मूलक बनते हैं, वो श्रृंखला अभिक्रिया को भी प्रारंभ कर सकते हैं। If it is endothermic in nature, then may excite many molecules. अगर ये प्रोसेस एंडोथर्मिक है, ऊष्मा शोषी है, यानी कि ये बाहर से ऊष्मा का अवशोषण कर रहा है, तो ये जो अवशोषित ऊष्मा है उसकी वजह से जो अन्य मॉलिक्यूल जो रिएक्टेंट के वहां पर उपस्थित हैं, वो भी उत्तेजित अवस्था प्राप्त कर सकते हैं। दे में ऑल्सो एक्साइट मैनी मॉलिक्यूल्स। और जब अधिक मॉलिक्यूल एक्साइटेड स्टेट के अंदर पहुंच जाएंगे तो मुक्त मूलक भी अधिक बनेंगे, परमाणु भी अधिक बनेंगे, और उस स्थिति के अंदर ये अभिक्रिया कर द्वितीय प्रक्रम के अंदर प्रोडक्ट का निर्माण कर लेंगे। और इसी की वजह से यहाँ पर जो क्वांटम यील्ड है उसकी वैल्यू भी 1 से ज़्यादा हो जाती है। हमने प्रकाश रासायनिक तुल्यता का नियम पढ़ा था, जिसके अंदर हमने ये कहा था कि एक मॉलिक्यूल एक फोटोन एक क्वांटम एनर्जी का एब्जॉर्ब करता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो प्रोसेस है एनर्जी के एब्जॉर्प्शन का, फोटोन के एब्जॉर्प्शन का, वो प्राइमरी प्रोसेस में होता है और सेकेंडरी प्रोसेस में ये लागू नहीं होता है। तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि लॉ ऑफ फोटो केमिकल इक्विवेलेंस जो है, इट अप्लाइज ओनली टू द प्राइमरी प्रोसेस, नॉट टू द सेकेंडरी प्रोसेस।